तो चलिए आज सीधा असलियत पर बात करते हैं। 2026 में भारत के अंदर सरकारी नौकरी में आखिर कमाई का असली पोटेंशियल है कितना? आज कोई हवाई बातें नहीं होंगी, बल्कि हम सीधे पक्के आंकड़ों पर बात करेंगे कि किस कुर्सी पर बैठने के बाद असल में बैंक अकाउंट में कितने पैसे आते हैं। शुरुआत करते हैं उस सवाल से जो स्कूल से निकलते ही लाखों युवाओं के मन में घूमता है। क्या 12वीं के तुरंत बाद कोई ऐसी सरकारी नौकरी मिल सकती है जहां शुरुआत में ही 50,000 रुपए महीना मिलने लगे? जाहिर सी बात है, हर किसी को स्टार्टिंग में ही एक बढ़िया सैलरी चाहिए होती है ना। लेकिन क्या यह प्रैक्टिकली पॉसिबल है? अगर सच कहूं तो इसका सीधा जवाब है बिल्कुल नहीं। सच्चाई यही है कि 12वीं पास के बेस पर जो सबसे ज्यादा सैलरी वाली नौकरियां हैं, उनकी भी एक पक्की लिमिट है, एक सीलिंग है, और वो लिमिट जाकर रुकती है करीब 38 से 42,000 रुपए महीने पर। और ध्यान रहे, यह मैक्सिमम अमाउंट भी तब मिलता है जब किसी को CISF कांस्टेबल जैसी कोई टॉप पोस्ट मिले, और वो भी किसी मेट्रो सिटी में। 12वीं के तुरंत बाद इससे ऊपर की छलांग लगाना लगभग नामुमकिन है। अब आते हैं हमारे पहले अहम पड़ाव पर, 12वीं पास के लिए टॉप नौकरियां और शुरुआती करियर में ज्यादा से ज्यादा सैलरी कैसे उठाई जाए। डेटा पर नजर डालें तो एक बड़ा दिलचस्प पैटर्न दिखता है। SSC GD कांस्टेबल और अग्निवीर जैसे रोल्स, जहां जमकर पसीना बहाना पड़ता है और फिजिकल फिटनेस की सख्त डिमांड होती है, वहां तुरंत सबसे ज्यादा पैसों का रिटर्न मिलता है, करीब 30 से 38,000 के बीच। वहीं अगर इंडिया पोस्ट GDS की बात करें तो नौकरी पाना काफी आसान है, कोई भारी एग्जाम नहीं, लेकिन सैलरी भी उसी हिसाब से कम है, 12 से 18,000। सीधा सा गणित है, फील्ड की मेहनत और शुरुआती सैलरी का आपस में बहुत गहरा कनेक्शन है। और यहीं पे आकर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन खड़ा होता है, चुनना क्या चाहिए। एक तरफ है सेंट्रल फोर्सेस, जहां स्टार्टिंग सैलरी ज्यादा है, HRA और बाकी भत्ते भी सेंट्रल लेवल के मिलते हैं, और दूसरी तरफ है स्टेट पुलिस, जहां शायद सैलरी थोड़ी सी कम हो, लेकिन पोस्टिंग घर और परिवार के आसपास मिल जाती है। ये एक ऐसा फैसला है जो सिर्फ पैसों का नहीं है, ये अपनी लाइफस्टाइल और प्रायोरिटीज को तय करने वाला डिसीजन है। अब जरा इस टेबल को देखिए और खुद को 5 साल आगे रखकर सोचिए। लगातार इंक्रीमेंट और हार्डशिप अलाउंस, यानी मुश्किल जगहों पर ड्यूटी करने का जो रिस्क अलाउंस मिलता है, वो CAPF और आर्मी की सैलरी को इन हैंड पेमेंट्स के मामले में सबसे ऊपर ले जाता है। डेस्क जॉब्स यकीनन आराम देती हैं, लेकिन फील्ड जॉब्स बैंक बैलेंस को कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ाती हैं। चलिए अब रुख करते हैं एक बहुत ही चर्चित विषय का, अग्निवीर की असलियत और उस 4 साल के कार्यकाल का पूरा सच। इस पॉलिसी को लेकर बहुत बहस होती है, लेकिन डेटा बिल्कुल साफ है। 4 में से केवल 1 यानी सिर्फ 25% युवाओं को ही रेगुलर सैनिक के तौर पर बरकरार रखा जाएगा। केवल इन्हीं को आगे चलकर पूरी पेंशन और प्रमोशन के सारे फायदे मिलेंगे। तो फिर बाकी बचे 75% का क्या होगा? जब वे 4 साल बाद बाहर निकलेंगे तो सरकार उन्हें एक मुश्त सेवानिधि देगी, और ये रकम कोई छोटी मोटी नहीं है, 11,71,000 रुपए, वो भी पूरी तरह टैक्स फ्री। करियर के इतने शुरुआती दौर में इतनी बड़ी रकम मिलना आगे की पढ़ाई या अपना कोई स्टार्टअप शुरू करने के लिए एक जबरदस्त फाइनेंशियल लॉन्च पैड का काम कर सकता है। आगे बढ़ते हैं ग्रेजुएट्स के लिए रास्ते, और SSC CGL के जरिए 50,000 रुपए की उस सीलिंग को कैसे तोड़ा जाए। 12,256 ये कोई रैंडम नंबर नहीं है, बल्कि SSC CGL 2026 के लिए डिक्लेयर की गई वैकेंसीज का पक्का आंकड़ा है। 12,000 से भी ज्यादा नौकरियां। एक बार अगर यूनिवर्सिटी की डिग्री मिल गई और ये एग्जाम क्लियर हो गया, तो केंद्र सरकार के अलग अलग मंत्रालयों में 40 से ज्यादा ग्रुप B और ग्रुप C पदों के दरवाजे सीधे खुल जाते हैं। ये अपने आप में एक अलग ही लीग है। इस ग्राफ को देखकर ही अंदाजा लग जाता है कि ग्रेजुएशन के बाद अर्निंग पोटेंशियल कैसे आसमान छूने लगता है। यहाँ आकर 50,000 रुपए की वो पुरानी लिमिट बड़ी आसानी से टूट जाती है। अगर कोई असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जैसे लेवल 7 के पद तक पहुंच जाता है, तो ग्रॉस सैलरी सीधे 60,000 के पार निकल जाती है। मतलब कमाई का ग्राफ एकदम से जंप मारता है। और अब बात करते हैं बैंकिंग की बड़ी लीग की, RBI, यानी हमारा एलीट बैंकिंग सेक्टर। सच कहूं तो यहाँ के आंकड़े वाकई में होश उड़ा देने वाले हैं। सिर्फ बेसिक पे 78,000 के पार है, और अगर इसमें घर का किराया, मेडिकल और बाकी शानदार स्पेशल भत्तों को जोड़ दिया जाए, तो एक RBI ग्रेड B ऑफिसर की ग्रॉस मंथली सैलरी करीब 1.5 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। अगर पैकेज के हिसाब से देखें तो ये सालाना 40 से 42 लाख रुपए का CTC बनता है ना कमाल का नंबर? और बात सिर्फ पैसों की नहीं है।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में करियर ग्रोथ का जो स्ट्रक्चर है वो बेमिसाल है। एंट्री होती है असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर, और फिर मिड लेवल पर मैनेजर, सीनियर लेवल पर जनरल मैनेजर, और अगर सब कुछ सही रहा तो सीढ़ियां चढ़ते हुए देश के सर्वोच्च वित्तीय पद यानी आरबीआई गवर्नर तक पहुंचने का रास्ता भी यहीं से होकर गुजरता है। चलिए अब चलते हैं उस मुकाम पर जो सबसे ऊंचा है, आईएएस ऑफिसर, सरकारी सेवा का सर्वोच्च स्तर। अब एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। एक एंट्री लेवल आईएएस ऑफिसर की कागजों पर बेसिक पे सिर्फ 56,100 रुपए होती है। सुनने में शायद इतना ज्यादा ना लगे, है ना? लेकिन जब इसमें महंगाई भत्ता, मकान का किराया, ट्रैवलिंग, मेडिकल और एलटीसी जैसे दमदार सप्लीमेंट्री भत्ते जुड़ते हैं तो हर महीने इन हैंड सैलरी जबरदस्त छलांग लगाकर सीधे 80,000 से 1,00,000 रुपए के बीच जा पहुंचती है। पावर और प्रेस्टीज के साथ साथ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी एकदम टॉप क्लास। और इस सर्विस का असली चार्म है इसका टाइम बाउंड प्रमोशन। सफर शुरू होता है एक सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट यानी एसडीएम से, फिर करीब 10 साल में एक पूरे जिले के कलेक्टर की कुर्सी मिलती है, और फिर जैसे जैसे अनुभव बढ़ता है डिविजनल कमिश्नर, स्टेट के चीफ सेक्रेटरी और आखिर में देश के कैबिनेट सेक्रेटरी के पद तक। इस टॉप लेवल पर पहुंचते पहुंचते बेसिक पे ही 2.5 लाख रुपए प्रति माह पर फिक्स हो जाती है। ये वो सफर है जिसका सपना हर यूपीएससी एस्पिरेंट्स देखता है। तो इस पूरे डेटा को अगर एक साथ रखकर देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। सरकारी सिस्टम में एजुकेशन क्वालिफिकेशन ही वो असली चाबी है जो कमाई और करियर की रफ्तार तय करती है। 12वीं पास करके 38,000 के आसपास रुका जा सकता है, ग्रेजुएशन करके सीजीएल के थ्रू 65,000 के पार जाया जा सकता है, और अगर आरबीआई या आईएएस जैसी एलीट सर्विसेज में पहुंच गए तो फिर 1.5 लाख से ऊपर का ब्रैकेट इंतजार कर रहा है। इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही अहम सवाल छूट जाता है जिस पर गंभीरता से सोचना चाहिए। आज शिक्षा को लेकर लिए गए फैसले कल की कमाई की आखिरी सीमा को तय करने वाले हैं। तो क्या शुरुआती आर्थिक सुरक्षा के लिए जल्द से जल्द एक 12वीं पास नौकरी पकड़ लेना समझदारी है, या फिर थोड़ा और वक्त देकर एक डिग्री हासिल करके उन असीम ऊंचाइयों की तरफ कदम बढ़ाना ज्यादा बेहतर है जो आगे इंतजार कर रही हैं? आंकड़े आपके सामने हैं और फैसला आपको करना है।